समतामूलक समाज के लिए श्राप है या वरदान? श्राप और वरदान शब्द सुनकर आप चौंक गए होंगे, और मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से हमारे समाज के कुछ हिस्से आरक्षण के खिलाफ और कुछ हिस्से इसी आरक्षण के संरक्षण में खड़े नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं दो विचारधाराओं का जन्म होता है। ये दो विचारधारा है और ये दो विचारधारा अलग अलग से पनप जाती है, क्योंकि कुछ हमारे समाज के लोग अधिक अंक पाने के बाद, यानी अधिक अंक लाने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं पाते हैं, और कुछ हमारे ही समाज के लोगों द्वारा कम अंक प्राप्त करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन मिल जाता है, यानी सिलेक्शन पा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समतामूलक समाज पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये कहीं ना कहीं सम्मान वाली जो बातें होती है, समतामूलक समाज की जो बातें होती है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह का रेखा लगा देता है। और ये प्रश्न चिन्ह क्या होता है? और जब ये प्रश्न चिन्ह लगता है तो खुद से एक सवाल कीजिए, और ये सवाल समाज के नजर में रख कर कीजिए। क्या, और ये प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हमारा समाज समतामूलक है? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी, मतलब ये कहें कि रियल में ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि क्या हमारा समाज समतामूलक है? अगर आपका जवाब हां आता है तो पुनः यह भी प्रश्न कीजिए कि फिर जाति, धर्म, न्याय, अन्याय, हिंसा, ऊंच नीच, गरीब अमीर, रैयत गैर रैयत, पैरवी वाली जो बातें होती है कि कोई भी आदमी कहीं भी पैरवी लगवा लेता है, एक नॉर्मल आदमी के लिए पैरवी कहां से आता है? तो ये पैरवी भी है, और आर्थिक शक्ति, मालिक मजदूर, और यहां तक कि जन आधारित जातिगत भेदभाव, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। और ये प्रश्न जब आप कीजिएगा तो एक ही उत्तर मिलेगा, और उत्तर यह होगा कि हमारा समाज समतामूलक नहीं है, हमारा समाज समतामूलक बनने का प्रयास कर रहा है। और समाज प्रयास क्या कर रहा है? जो सदियों पहले क्रम आधारित व्यवस्था को जन्म आधारित व्यवस्था बना दिया गया, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, विशेष वर्ग ही हमेशा विशेष वर्ग बनकर रहेगा, शिक्षा पर किसी विशेष वर्ग का ही अधिकार रहेगा। और यही इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी राजनीति का सहारा लिया गया। अब जरा सोचिए कि बहुसंख्यक समाज को सदियों तक शिक्षा से दूर किया जाता है, और विशेष वर्ग के पास शिक्षा और शक्ति और आर्थिक रूप से मजबूती, ये तीनों चीज किसी एक विशेष वर्ग के पास रहता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाना आसान हो जाता है? क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि किसी भी वर्ग को अगर हम बहुसंख्यक को बहुत दिनों तक शिक्षा से दूर कर देते हैं तो उस पर अपने आप कब्जा करना आसान हो जाता है। और ये सब जब होता है तो किसी भी आदमी को या किसी भी समाज पर अंधविश्वास में विश्वास करना आदत बन जाता है। किसने किया, कैसे हुआ, कौन बनाया, किस प्रकार हुआ, मुझे पता नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है और न ही इस पर मैं जाऊंगा। अब जरा सोचिए, अगर आप प्रैक्टिकल आदमी हैं तो जरा सोचिए कि जब आजादी से पहले तक समाज को बराबर होने का अधिकार भी नहीं था, हक भी नहीं था कि अपनी बराबरी किसी और से कर सके, तो उस समय कोई कैसे सोच सकता है? उस समय कोई कैसे सोच सकता है कि हमारा समाज बराबर हो, और उस समाज को कैसे बराबर का हक दिया जा सके? आजादी की बाद की बात यह कि उस समय हमारे समाज को कैसे बराबर का हक मिले, किस प्रकार बराबर का दर्जा दिया जा सके। ऐसा क्या किया जाए कि हमारा समाज नफरत का बीज न बनकर प्रेम की परिभाषा दे। इसी सोच के अनुसार संविधान निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण जैसे व्यवस्था किया, आरक्षण से शब्द का प्रयोग किया ताकि हमारा समाज आगे चलकर बराबर हो सके और ये कहा जा सके
कि हमारा समाज समतामूलक पथ पे चल रहा है और सबके जो बराबर की बात होती है वो हकीकत में देखने को मिले, इसीलिए आरक्षण से व्यवस्था हुआ। अब आप बताइए कि कई शताब्दियों से जो वर्ग शोषित हो, पीड़ित हो और अशिक्षित हो, उस समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, बराबर का सम्मान देने के लिए अगर आरक्षण जैसे व्यवस्था का सहारा लिया जाता है तो क्या आरक्षण श्राप हुआ या फिर वरदान? आप बताइए, आप सोचिए, जिस समाज में किसी विशेष वर्ग द्वारा 100% आरक्षण कई हजार वर्षों तक कब्जा रहता है, उस समाज कैसे मात्र 75 सालों में समतामूलक समाज बना सकता है? यदि आप सोच रहे हैं कि केवल आरक्षण मात्र से हमारा समाज समतामूलक बन सकता है, तो शायद नहीं, क्योंकि जब तक सबके लिए गुणात्मक शिक्षा, सम्मान, आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक भेदभाव का अंत, जागरूकता और नैतिक बदलाव नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज समतामूलक नहीं बन सकता। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह सम्मान, आर्थिक अवसर, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई जाति अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए तो वह किसी भी भेदभाव का शिकार नहीं बन सकता। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अब सवाल आता है कि लोग इसे श्राप क्यों बोलते हैं? इसे श्राप क्यों कहा जाता है? आरक्षण को श्राप क्यों कहा जाता है? इसका एक ही जवाब है और यह है कि इसे लोग व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दृष्टि से देखते हैं, जो कि एक समतामूलक समाज के लिए आदर्श नहीं बन सकता। समतामूलक समाज के लिए यह विचार अहम नहीं हो सकता, यह बिल्कुल गलत हो सकता है। और जब तक सब कोई बराबर ना हो तो समतामूलक समाज का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। कि जिस समाज में सदियों से भेदभाव होता हुआ आ रहा हो, उस समाज के अगर बराबर का हक दिलाने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए अगर आरक्षण जैसे व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, सहारा लिया जाता है, तो मेरा मानना यह है कि वो आरक्षण कभी भी श्राप नहीं बन सकता एक समतामूलक समाज के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको जरूर मिले। धन्यवाद।